नहावंद और अस्फहान की फतह वो सन 21 में बताते हैं, यानी सन 21 हिजरी में। खुरासान, री, जर्जान, तिब्रिस्तान और आज़रबाईजान उनके नज़दीक सन 22 हिजरी में फतह हुए, और फारस, किरमान, मकरान और सजिस्तान की तारीख़ फतह वो सन 22 हिजरी को करार देते हैं। इसके साथ ही साथ वो बाज़ ऐसी रिवायात भी नकल करते हैं जिन्हें वो खुद साक़ितुल एतबार समझते हैं। मिसाल के तौर पर ये कि आज़रबाईजान सन 18 हिजरी में हमदान, री, जर्जान और तिब्रिस्तान के बाद फतह हुआ। अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा है कि खुरासान की फतह फारस, किरमान और मकरान की तस्खीर के बाद वाक़ हुई, और यही सही भी है। इस तरह खुरासान सन 23 हिजरी में फतह हुआ, बशर्ते कि फारस और इसके आस पास के इलाके भी इस सन में फतह हुए हों। लेकिन अल्लामा बलाज़री अक्सर व बेशतर इन तमाम रिवायात के खिलाफ जाते हैं। वो लिखते हैं कि ईरान हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफत में फतह हुआ। इसी तरह वो उन अक्सर सिपह सालारों के नामों में भी जो उन बहुत सी मुख्तलिफ लड़ाइयों में फ़ौजों के कमानदार रहे, अल्लामा तबरी और उनके मुत्तबईन से इख्तलाफ करते हैं। इस सिलसिले में जितनी तहकीक मेरे बस की थी मैंने की है, रिवायात का बाहम मुकाबला किया है, फिर उन्हें उस अहद के ईरान के तबई और सियासी जोग्राफिये पर मुंतबक किया है, और इस बाब में वही रिवायत पेश की है जिसे मैं समझता था कि वो सेहत से करीब तर है। लेकिन जिस मसले में रिवायात एक दूसरे से टकराती हैं और उस मसले का असबात अहद फारूकी की इस्लामी सल्तनत की तारीख में कोई अहमियत भी नहीं रखता, उसे मैंने नज़रअंदाज कर दिया है, और मेरा ख्याल है मेरी इस रविश से हमारे पेश नज़र मौजू की कोई जौहरी चीज़ कारी की नज़र से पोशीदा नहीं रहने पाई है। मेरा तो इस बाब में सबसे बड़ा मकसद ये रहा है कि सरजमीन ईरान में इस्लामी फतूहात की तस्वीर इस तरह पेश करूं कि वो हर किस्म के अबहाम व इस्तराब से पाक हो। अब जबकि हम ईरान की फतह से फारिग हो चुके हैं, हमें एक दूसरे मैदान में चलना चाहिए जहां मुसलमानों की तलवारें ऐन उस वक्त बर्क पाशियां कर रही थीं जब सरजमीन किसरा में उनकी ताबनाकियां निगाहों को खीरा किए दिए रही थीं, और जहां जहां उनके कारनामे इसी कदर सराहे जा रहे थे जिस कदर ईरान में उन्हें खिराज तहसीन पेश किया जा रहा था। फिर उस मैदान के सिपह सालार हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जो मुसलमानों में अपनी जहानत व तदबीर के लिहाज से सबसे मुमताज फाजी क़ायद थे। ये आखिरी मैदान मिस्र का मैदान है। इस्लामी फौजों की मिस्र की तरफ पेशकदमी। उधर अहनफ बिन कैस, नौमान बिन मकरन, उनके भाई सवैद और अब्दुल्ला बिन उतबान जैसे नामवर और मर्द आजमा सिपह सालारा ने इस्लाम की क़यादत में इस्लामी लश्कर की तलवारें ईरान की फ़ज़ाओं में लहरा रही थीं, और उधर हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी फ़ौज को लिए मिस्र में पेशकदमी फरमा रहे थे। शहर पर शहर फतह कर रहे थे और हुकूमत के तख्त उलट उलट के रूमियों को वहां से निकाल रहे थे। हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिस्र की तरफ पहला कदम माह ज़िलहज्जा सन 18 हिजरी में उठाया और सरजमीन मिस्र में पहला कदम सन 19 हिजरी के अवाइल में रखा। इसके बाद मिस्रियों और रोमियों से लड़ते हुए आगे बढ़े। अव्वल तो उन्होंने एहतियात बरती, लेकिन जब खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत उमर की इमदादी फौजें उनके पास पहुंची तो रफ्तार तेज कर दी और फतह नुसरत उनकी रकाब में चलने लगी। हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिस्र की तरफ हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से रवाना हुए थे, लेकिन ये हुक्म हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी सोच बचार और तवील पसोपेश के बाद दिया था। एक मुतवातिर रिवायत में है कि इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन को मिस्र के हमले की तरफ उस वक्त तवज्जो दिलाई जब बैतुल मक़दिस ने मुसलमानों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सन 16 हिजरी में इसके बाशिंदों से सुलह फरमा चुके थे। शायद उस दिन हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी गुफ्तगू में रूमी सिपह सालार अतरबून का जिक्र भी किया था कि वो रूमी अफवाज को लेकर फिलिस्तीन से वादी नील में चला गया है। इसलिए इससे पहले कि उसे एक सरसब्ज़ शादाब मुल्क में मोर्चाबंद होने की मोहलत मिले, वो उसके मुस्तहकम कलों और गल्ले के ज़ख़ीरों में मुदाफ़ियत व मुक़ावमत के वसाइल व असबाब पा सके, जो हरकल के दिल से शिकस्त और मुक़द्दस शहर से फ़रार की ज़िल्लत का एहसास मिटा दें, उसका ताक़ुब बेहतर और ज़रूरी है। और शायद इसी तरह अपनी गुफ्तगू में उन्होंने मिस्र की उन बेशुमार नेमतों की भी तस्वीर खींची थी जिनका बेशतर हिस्सा रूमी गसब कर जाते थे और मिस्रियों को उनमें से सिर्फ इतना ही मिलता था कि वो ज़रख़ेज़ ज़मीन को बोने जोतने की क़ुव्वत हासिल कर सकें।
शायद ये बातें उन्होंने खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने बार बार दोहराई थीं और उन्हें तक़वियत पहुंचाने, उनमें वज़न पैदा करने के लिए ये भी कहा था कि मिस्री अवाम से रूमी अफसरों का सलूक तकरीबन वैसा ही है जैसा इराक़ी अवाम से ईरानी हुक्काम का है। और मजहबी नज़ा ने साहिल नील पर मिस्रियों के जज्बात और कीना और गज़ब को इतना बरांगेख्ता कर दिया है कि वो बगावत और सरकशी की तरफ न जाने के बावजूद हाकिमों के लिए हिमायत का कोई जोश अपने अंदर नहीं पाते। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस शादाब वादी में मुसलमानों के लिए फतह नुसरत की ज़मानत बन सकती हैं। फिर अगर इसमें वो असर भी शामिल कर लिया जाए जो उस ज़माने में लोगों के दिलों पर कायम है कि मुसलमान बेपनाह कुव्वत के मालिक हैं और अल्लाह उनके साथ है, इसलिए उन पर कोई गालिब नहीं आ सकता, तो मिस्र पर हमला करने और वहाँ इस्लामी परचम गाड़ देने में तकल्लुफ और तरद्दुद का कोई महल बाकी नहीं रह जाता। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। इसके अलावा मिस्र में दौलत और सरवत के बेशुमार खजाने हैं जो मुसलमानों को दुनियावी नेमतों से इसी तरह नवाज सकते हैं जिस तरह जिहाद फी सबीलिल्लाह में शहादत तलबी उन्हें उखरवी नेमतों से बहरयाब कर सकती है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फारूक आज़म ने ये और इसी किस्म की बातें बार बार सुनी और गौर से सुनी, फिर इनके मुतालिक बहुत कुछ सोचते भी रहे, इसलिए कि जिस किसी में मिस्र पर हमला करने की ताकत हो उसके लिए मिस्र पर हमला करने का ख्याल फी नफ्सी ही बड़ी दिलकशी रखता था। भला इराक़ व शाम की सरवत व सरसब्जी को मिस्र की सरवत व सरसब्जी से क्या वास्ता? दुनिया का कौन सा खित्ता है जिसकी तारीख मिस्र की तारीख से ज्यादा दामनदार हो, या मशरक के दोनों हिस्सों में वो कौन से आसार हैं जो अजमत व जलाल के पेश नज़र मिस्र के आसार से आंख मिला सकें? लेकिन मिस्र के मुतालिक हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से जब भी कोई बात कही जाती थी वो सोच में पड़ जाते थे। चुनाचे उन्होंने इब्ने आस रज़ियल्लाहु अन्हु को मिस्र पर हमला करने की इजाज़त नहीं दी, और जब 2 बरस के बाद हमले की इजाज़त मिली भी तो मदीना में किबार सहाबा की एक जमात ने इसे नापसंद किया और इसकी बंदंजामी के खौफ से चाहा कि यह हुक्म वापस ले लिया जाए, इब्ने आस को आगे बढ़ने से रोक दिया जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को आखिर इतना तरद्दुद क्यों था? इसके बहुत से असबाब थे, जिनमें पहला सबब यह था कि सन 17 हिजरी के अवाखिर तक फतुहात के बाब में उनकी सियासत खालिसतन अरबी सियासत थी। वो नहीं चाहते थे कि इराक़ व शाम को जज़ीरतुल अरब में शामिल कर लेने के बाद उनकी सरहदों से आगे कदम रखा जाए। इन दोनों मुल्कों को भी फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु जज़ीरा नुमाए अरब में इसलिए शामिल करना चाहते थे कि वो अरबी कबाइल जो तरके वतन करके लखमियों और गस्सानियों के ज़ेर साया आबाद हो गए थे, किसरा और कैसर के असर नफूज का जवा कंधों से उतार कर वहाँ अरबी हुकूमत कायम कर लें। और सच भी ये है कि इस मुल्क को सिर्फ अरबों के लिए ही होना चाहिए था, जहाँ वो आज़ाद और साहिब इक़्तिदार हों, ताकि अरबी कौम एक ऐसी वहदत में मुंसलिक हो जाए जिसका एक सिरा खलीज अदन और बहरे हिंद में हो और दूसरा सिरा शिमाली जानिब सहराए समावा के इंतहाई किनारे पर। इसीलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को इराक़ के मैदानों से गुजरकर जबल फारस की तरफ बढ़ने की इजाज़त नहीं दी थी और ख्वाहिश जाहिर की थी कि सवाद और जबल फारस के दरमियान आग की एक दीवार होती कि ना ईरानी इधर आ सकते ना मुसलमान उधर जा सकते। वो पूरी कुव्वत से अपनी इसी सियासत पर कारबंद रहे, यहाँ तक कि मुसलमानों के लिए हरमुजान से लड़ना नागुज़ीर हो गया। इसके बाद जब ईरानियों ने नाहावंद में अपनी कुव्वत जमा की और अल्लाह ने मुसलमानों को उन पर फतहयाब फरमाया, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लामी फौजों को पूरे ईरान में फैल जाने का हुक्म दे दिया कि यज़दगर्द को वहाँ से निकाल दिया जाए और तमाम बाग़ियाना कुव्वतों का खात्मा कर दिया जाए। फतह मिस्र के सिलसिले में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पसोपेश का दूसरा सबब यह था कि सन 16 हिजरी के अखीर तक पूरा शाम मुसलमानों के ज़ेरे इक़्तिदार नहीं आया था। इसके शिमाल में हुनूज मुकाबला जारी था और वहाँ मुसलमानों के कदम अभी तक नहीं जमे थे। आखिरकार ये मुहिम हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के सपुर्द की गई, और ये उस वक्त की बात है जब हरकल ने अपनी फौजें समंदर के रस्ते अस्कंदरिया से अंताकिया भेजी थीं और अहले जजीरा रूमियों की मदद को आए थे। इस जंग में मुसलमानों को फतह हुई और रूमियों ने अहले जजीरा समेत राह फरार इख्तियार की। इसके अलावा कैसारिया ने, जो समुंदर के किनारे एक बहुत महफूज व मुस्तहकम मकाम पर वाक़ था,
उस वक्त तक हथियार नहीं डाले थे और वो मुसलमानों के फिलिस्तीनी मरकज़ों के लिए एक मुस्तकिल खतरा बना हुआ था। आखिरुल अम्र हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रदियल्लाहु ताला ने इसे भी फतह कर लिया। इस सूरत में कि सन 17 हिजरी के अवाखिर तक शाम व फिलिस्तीन की कैफियत ये थी, हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के लिए मुमकिन नहीं था कि वो मिस्र में रूमियों से जंग करने के लिए अपनी फौजें शाम से मिस्र भेज दें। तो क्या आपका ख्याल ये है कि जब अल्लाह शाम पर फतह करा देगा उस वक्त हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु इस जंग के लिए कदम उठाएंगे? इसमें उन्हें तरद्दुद था और हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु अन्हु और उनके अलावा मदीने के दूसरे सहाबा उनके इस तरद्दुद में और इजाफा कर रहे थे। जब पूरा शाम फतह हो गया तो एक नया सबब और पेश आ गया जिसने हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु को इस तरद्दुद से ना निकलने दिया। जजीरा नुमाए अरब में कहत पड़ गया और बहुत से आदमी इसमें हलाक हो गए। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु सब कुछ छोड़ छाड़ कहत के दफिये में लग गए। वो मिस्र में रूमियों पर हमला करने के मुतालिक सोच भी कैसे सकते थे, जबकि जजीरतुल अरब में लोग भूखों मर रहे थे और रूम या ईरान में लड़ने वाली कोई इस्लामी फौज उनकी मदद को ना पहुंच सकती थी। अभी कहत की ये मुसीबत पूरी तरह दूर न हुई थी कि फिलिस्तीन के एक शहर अमवास में ताउन फूट पड़ा और फैलता फैलता शाम और बसरा तक पहुंच गया। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु और दूसरे तमाम मुसलमान इस बलाई नागहानी से बेअसान हो गए। यहाँ तक कि इराक़ व शाम में बगावत के अंदेशे ने उन्हें डराया और ये खतरा पैदा हो गया कि ईरानी और रूमी कहीं पलटकर मुसलमानों पर हमला न कर दें और मफतूहा इलाके उनके कब्जे से निकल ना जाएं। बिल्कुल फितरी था कि कहत और ताउन के ज़माने में हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु वो सब कुछ भूल जाते जो हजरत अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मिस्र के मुतालिक उनसे कहा था, और उन पर हमला करने का ख्याल सिरे से उनके दिल में आता ही नहीं। इन वाक़यात के दौरान में हजरत अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर ली और हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु से मिस्र पर हमले के मुतालिक कोई बात न कही। लेकिन इसके बावजूद ये ख्वाहिश उनके दिल में बराबर चुटकियां लेती रही कि फुर्सत के लम्हात में वो अमीरुल मोमिनीन रदियल्लाहु अन्हु को इस अज़ीमुश्शान फतह का यकीन दिला दें। चुनाचे जजीरा नुमाए अरब में जब आम जिंदगी बहाल हो गई और शाम में वबा का कोई असर बाकी न रहा तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु वहाँ के हालात की दुरुस्ती और फौजों की असर-ए-नौ तंजीम के लिए शाम तशरीफ ले गए। जाबिया में हजरत अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला उनसे मिले और उनके साथ शाम के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके से फ़ायदा उठाकर इब्ने आस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर फतह मिस्र का जिक्र छेड़ा और चंद ऐसी दलीलें पेश की जो नई और उनके ख्याल में खलीफतुल मुस्लिमीन रदियल्लाहु अन्हु का तज़ब्ज़ुब दूर कर देने के लिए काफ़ी थी। उन्होंने कहा, अगर कहत और ताउन की हलाकत आफरीनियों के बाद मुसलमानों ने महज मफतूहा इलाकों पर कनात कर ली तो उनके दुश्मन ये समझेंगे कि वो अपनी कमजोरी का शिकार हो गए हैं और ये गुमान उन्हें हमले पर उकसाएगा। फिर ये अतरबून जो मिस्र में अपनी फौजें जमा करके लड़ाई के लिए कील कांटे से लैस हुआ बैठा है, जब लड़ने के लिए किसी को न पाएगा तो अपनी फौजें लेकर मुसलमानों पर हमला करने फिलिस्तीन की तरफ बढ़ेगा। ऐसी सूरत में क्या ये बेहतर ना होगा कि मुसलमान उसके अमन कदे में अचानक टूट पड़ें, इसलिए कि हमला मुदाफियत का बेहतरीन जरिया है। जिस वक्त अरब की कुव्वतें मिस्र पर हमले के लिए बढ़ेंगी, रूमियों को यकीन हो जाएगा कि उनकी ताकत पहले की तरह आज भी गैर मामूली है और वो खौफज़दा होकर मुदाफियाना मौक़िफ़ इख्तियार कर लेंगे। इस तरह शाम उनके जवाबी हमले से महफूज हो जाएगा। फिर हरकल समंदर के रस्ते मिस्र से अपनी फौजें इंताकिया या किसी और जगह कैसे भेज सकेगा, जबकि मुसलमान खुद मिस्र में उससे बरसरे पैकार होंगे। और अगर अल्लाह ने किसी दिन मुसलमानों को मिस्र फतह करा दिया, उन्हें इसका वारिस बना दिया और इस पर इब्ने आस रदियल्लाहु अन्हु का ईमान था, तो ये एक ऐसी कामयाबी होगी जिसके सामने हर कामयाबी फीकी पड़ जाएगी। लेकिन अगर कुव्वतें बराबर रहीं और रूमियों ने सुलह चाही तो मुसलमान शाम, जजीरतुल इराक और उन तमाम इलाकों में जो इससे पहले अमीरुल मोमिनीन रदियल्लाहु अन्हु की तलवारों ने फतह किए हैं, रूमियों की तरफ से महफूज व मामून हो जाएंगे। मिस्र में मुसलमानों के शिकस्त खाने का अव्वल तो कोई अंदेशा ही नहीं है और बफर्ज महाल उन्हें शिकस्त हो भी गई तो वो इतनी खतरनाक बहरहाल न होगी कि कैसर की सल्तनत का जो हिस्सा मुसलमानों ने फतह कर लिया है वो उनके हाथ से निकल जाए। इसलिए कि शाम के मुख्तलिफ गोशों में फैली हुई इस्लामी फौजें इसके तहफ़्फ़ुज़ व इस्तेहकाम की ज़ामिन है। फिर वहाँ के अरब बाशिंदे अपने हम नस्ल भाइयों के साथ मिलकर इसकी मुदाफ़ियत के लिए हर वक्त सीना सिपर हैं और गैर अरब अपने तई इसलिए मसरूर व मुतमईन पाते हैं कि मुसलमानों की फरमा रवाई रूमियों की फरमा रवाई से बेहतर है
اور وہ سابقہ حکمرانوں کے مقابلے میں ان پر زیادہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دلیلیں سنی اور مختلف پہلوؤں سے ان پر غور فرماتے رہے۔ ان کے دل نے کہا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے مان لینی چاہیے، اور یہ دیکھ کر کہ وہ اس رائے کی طرف اور بھی مائل ہو گئے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا فتح مصر پر ایمان ایک ایسی منطق پر استوار ہوا ہے جسے رد کرنا دشوار ہے۔ اس کے علاوہ مصر کی فتح بجائے خود بھی بڑی دلکش اور دل افزا تھی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اس عہد کے اکثر و بیشتر عرب مصر اور اس کی دولت و ثروت کے متعلق بہت کچھ جانتے تھے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ مصر کے باشندے رومی اقتدار اور طرز حکومت سے نالاں ہیں، چنانچہ انہوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی درخواست مسترد نہیں کی، لیکن یہ کہہ کر انہیں کچھ دن کے لیے روک دیا کہ مدینہ جا کر وہ اس کے متعلق لکھیں گے۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے خط کا انتظار کرنے لگے اور اس دوران میں مصر کی روانگی کا لاہ عمل مرتب کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے بہت سے عرب مصر کے متعلق بہت کچھ جانتے تھے، اور یہ معلومات صرف انہی لوگوں تک محدود نہ تھیں جو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی طرح اپنی تجارت کے سلسلے میں مصر آتے جاتے رہتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ وسیع اور اس سے زیادہ گہری تھی۔ مصر اور بلاد عرب کے تعلقات بہت قدیم زمانے سے چلے آ رہے تھے۔ مصر عہد فرعونہ سے ایک بحری سلطنت تھی جس کے جنگی اور تجارتی بیڑے تاریخ کے قدیم ترین عہد سے بحر روم اور بحیرہ قلزم کی موجوں کا سینہ چاک کر رہے تھے۔ ان بیڑوں کے جہاز بلاد عرب کے جنوب میں تجارتی سامان لے کر جاتے تھے اور وہاں سے مختلف قسم کی تجارتی چیزیں لے کر آتے تھے، جن میں سر فہرست وہ عطر اور خوشبوئیں ہوتی تھیں جن سے خنوط شدہ لاشوں کو بسایا جاتا تھا۔ ان جہازوں کے چلنے اور لنگر انداز ہونے کی جگہ وہ تھی جہاں آج کل قصیر آباد ہے۔ یہاں مصر جانے والا تجارتی سامان اسی رستے سے لے جایا جاتا تھا جو فرعونہ کے ابتدائی خاندانوں کے زمانے میں بحیرہ قلزم کے ساحلی شہر قصیر سے شروع ہو جاتا ہے۔ قصیر سے شروع ہو کر کرنیل کے کنارے اقفت پر تمام ہوتا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے کرنک اور چند مصری معاہد کی تصویروں کے نقوش سے ان جہازوں اور ان جہازوں پر لادے جانے والے تجارتی سامان کی وضاحت کی ہے۔ اسی طرح انہوں نے فرعونی ملکہ ہاناسو کے بنوائے ہوئے بحری مندر کے نقوش سے جہاز رانی کے اس رستے کا اثبات کیا ہے جو مختلف بحیروں سے گزرتا ہوا خلیج سوئز کے قریب دریائے نیل کو بحیرہ قلزم سے ملاتا ہے۔ جہاز رانی کے اس رستے پر بحیرہ روم اور بحیرہ قلزم کے درمیان ان جہازوں کی آمد و رفت تھی جو مصر و مغرب کا تجارتی سامان مشرق میں اور مصر و مشرق کی تجارتی اشیاء مغرب میں لایا اور لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ مصر اس زمانے میں آج سے کہیں بڑا تجارتی مرکز تھا جس کی شہرت ساری دنیا میں تھی، اور مصر کے بعض بادشاہوں نے تجارتی سامان کی آمد و رفت میں سہولت پیدا کرنے کے لیے بطور خاص توجہ صرف کی تھی۔ یہ بحری بیڑے ہی مصر اور بلاد مصر کے قدیم تعلقات کا تنہا ذریعہ نہ تھے، بلکہ خاکنائے سوئز بھی ان کا نقطہ اتصال تھا جو کسی زمانے میں منقطع نہیں ہوا۔ جزیرہ نما سینا کا ایک رستہ تھا جسے قدیم مصری تانبے کی کانوں تک پہنچنے کے لیے استعمال کرتے تھے، جو سینا میں واقع تھی۔ یہ رستہ حجاز کے شمال سے ہوتا ہوا تیمہ کے قریب اس رستے سے مل جاتا تھا جو فرات کے کنارے بابل تک پہنچتا تھا، اور بابل و عراق مختلف زمانوں میں مصر کے زیر اقتدار رہ چکے تھے۔ چنانچہ یہ رستہ ان دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی رشتے کا ایک ذریعہ تھا جو کبھی کبھی ان کے لیے باہمی جنگ و پیکار کا سبب بھی بن جاتا تھا۔ حجاز کے شمال میں ہو کر گزرنے والا سینا کا یہ رستہ اسی طرح مکہ اور یمن کو جانے والے قافلوں کے رستے سے بھی مل جاتا تھا۔ اس رستے پر ان قافلوں کی بڑی گہما گہمی رہتی تھی جو مصر اور بحیرہ قلزم کے شہروں کا تجارتی سامان یمن، ایران، ہندوستان اور مشرق بعید کے ممالک میں پہنچایا کرتے تھے، اور اسی رستے پر یمن، ایران، ہندوستان اور مشرق بعید کی تجارتی اشیاء بکثرت مصر اور بحیرہ روم کے شہروں میں لے جائی جاتی تھی۔ چنانچہ مصری تاجر اپنے قافلوں کے ساتھ بلاد عرب سے گزرتے تھے، اور وہ عرب جو مشرق کا سامان تجارت لے کر مصر جاتے تھے، مصر پہنچ کر کچھ دن ٹھہرتے تھے اور وہاں سے نیا سامان تجارت لے کر واپس آ جاتے تھے۔ یہ سلسلہ قدیم ترین زمانے سے جاری تھا اور لوگوں کے بحری تجارت سے مانوس ہو جانے کے باوجود برابر جاری رہا۔ مورخین عہد عتیق کہتے ہیں کہ یہی تعلق تھا جس کی بنا پر بہت سے عربوں نے فرعونہ کے عہد میں مصر کے ریگستانوں کو اپنا مسکن بنا لیا تھا، اور مصر کے تارکین وطن قافلوں کے رستے پر ایک نخلستان کے قریب آباد ہو گئے تھے۔
بعد کو یہی تارکین وطن وہ بیج بن گئے جس سے یثرب یعنی مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگوبار پیدا ہوئے۔ یہ تجارتی تعلقات اور قافلوں کی حفاظت ہی وہ تنہا رشتہ نہ تھا جس نے قدیم زمانے میں عربوں اور مصریوں کو ایک دوسرے سے ملایا، بلکہ ان کے درمیان صلہ رحمی بھی قائم تھی، جسے اہل یمن نے تو بھلا دیا تھا، لیکن اہل حجاز اور ان میں خاص طور پر اہل مکہ اسے فراموش نہیں کر سکے تھے۔